मैं आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और हम सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से डॉक्टर गुल ने ख़त्म किया था। जी डॉक्टर साहब बताइए, सिप्रोफ्लॉक्सिन क्या मुतालिक बता रहे थे कि दवाई कि जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, आम स्टोर वाले के पास ही डजंट नो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, वो तो नाम से मेडिसिन को पहचानेगा और या कलर से या ब्रांड से, बिल्कुल, या वो अगर मेडिकल रैप ने कहा है कि ये दवा खाओ तो फिर वो कहता है वही दवा मुझे दो। जी जी, जो एक बात और भी है, देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब कर दी कि आप एक सुबह एक शाम खा लें, बॉडी वेट के या पेशेंट के उम्र के लिहाज से, लेकिन ये तो फार्मासिस्ट बताएगा कि इसको आपने खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, या इसके साथ आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे वरना डायरिया हो जाएगा। दूध उमन लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट एंटीबायोटिक के साथ दूध जरूर पियो, दूध जरूर पियो, सही है नहीं, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन केस में आप डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, उसके साथ जो देखा गया डायरिया हो जाएगा, नहीं लेना, मना है, डेयरी प्रोडक्ट मना है, चीज़ नहीं खाएं, दही नहीं लें आप, दूध नहीं लें आप, ये तो टेक्नीशियन तो नहीं बताएगा, ये तो फार्मासिस्ट बताएगा जो ये पढ़ कर आया है। टेक्नीशियन को सिर्फ ये बताया कि वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है और पढ़ के उसने आपको दवा दे दी, सुबह शाम खा लो। मोस्टली क्या होता है जो हम डेली की प्रैक्टिस में देखते हैं, कुछ लोग बाहर से आते हैं जो जेनरिक नेम से मेडिसिन उनकी होती है, उस पर लिखा होता है, दे आर कमिंग हेयर एंड दे कमिंग टू अस समटाइम्स, उनको फिर वो दवाइयाँ जो है ना आम स्टोर पे मिलती नहीं हैं। जो आम स्टोर पे चला गया, इट डजंट नो द जेनरिक नेम, कोई भी स्टोर वाला कलर देखता है, वो जो वो होगा, जो फार्मासिस्ट होगा तो उसको जाहिर है उसका पता होगा कि जेनरिक इसका हम क्या दे, वो प्रोडक्ट समटाइम्स कुछ नामों से दवाइयाँ जो वहाँ अवेलेबल नहीं, वो हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि ब्रांड जो है कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, लेकिन जेनरिक तो एक ही होता है, जिस जेनरिक से उसको बनाया जाता है, सॉल्ट एक ही है। देखिए फार्मेसी काउंसिल बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, कोशिश कर रही है कि अब कम्युनिटी फार्मेसीज़ के अंदर और अब जैसे इंडस्ट्री में, जैसे अब एजुकेशन में फार्मेसिस्ट आप देखेंगे वहाँ भी अब रिस्ट्रिक्शन कर रही है कि जो दुकानें हैं, जैसे कहते हैं दवा की दुकान, वहाँ पे भी फार्मेसिस्ट को एक रोल अदा करना है, फार्मेसिस्ट को एक अपनी तशख़ीस दिखाना है कि भाई मेरा एक वजूद है और मैं दवा को अच्छी तरह जानता हूँ, जो कि अभी तक नहीं हो। ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। देखिए अभी जो हुकूमती सतह पे इसकी इक़दाम ज़रूरी है कि सिर्फ शॉप्स में लाइसेंस को लटका लेने से वो फार्मेसिस्ट नहीं बन जाएगा, या उसके लाइसेंस के ऊपर जो है आप दवा अपनी दुकान खोल के बैठ गई तो क्राइम है। और वो फार्मासिस्ट जो अपना लाइसेंस, ये कौन कहेगा, ये कौन रोकेगा? का काम है, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का काम है, या ये ड्रग कंट्रोलर का काम है कि इस बात को इम्प्लीमेंट करें कि जितनी भी मेडिकल स्टोर्स हैं उस पर एक जेन्युइन फार्मासिस्ट की ड्यूटी होनी चाहिए। आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, कोई भी फार्मेसी के शॉप पे बगैर फार्मेसी के वो दुकान नहीं खोल सकता, उसका उस वक्त 16 घंटा मौजूद रहना ज़रूरी है, चाहे वो 2 पार्ट्स में हो चाहे 1 पार्ट में हो, लेकिन फार्मेसी खड़ा होता है। आप खुद बाहर रह चुके हैं, आपको पता है। बल्कि यहाँ तक तो अभी इंग्लैंड में कुछ काउंटीज़ में उन्होंने अलाउ किया है फार्मासिस्ट को कि ही कैन डायग्नोस एंड ही कैन राइट द ट्रीटमेंट। तो इतना बड़ा रोल है फार्मेसिस्ट का। प्रिस्क्राइबर्स जी, अब अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो फार्मासिस्ट कैन डायग्नोस द डिजीज़ और वो उसको मेडिसिन भी लिख सकता है। अमेरिका में किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कंसल्टेंट्स आते हैं, डायग्नोस करके चले जाते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जब राउंड पे आएगा वो ट्रीटमेंट लिखता है। नहीं सही है आपकी बात, लेकिन हम यहाँ अच्छे बड़े अस्पतालों में तो कोशिश कर रहे हैं कि एक रोल अदा हो, लेकिन अगर आप ड्रग स्टोर चले जाए, जैसे ड्रग स्टोर कहलाता है, हालांकि वो ड्रग स्टोर नहीं है, वो एक दुकान है जहाँ दवाएं जो हैं दी जाती हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फार्मेसिस्ट का कोई वजूद नहीं है। नहीं, उसको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हुकूमती सतह पे भी, लोकल गवर्नमेंट की सतह पे भी। देखिए फार्मासिस्ट बेसिकली क्या है, इज़ अ राइट हैंड ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर की वो को असिस्ट करता है, डॉक्टर की वो हेल्प करता है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दिया, अब ये फार्मासिस्ट का काम है कि वो उसको प्रॉपर्ली पेशेंट को काउंसिल करे, बताए कैसे खाना है। आप बताइए कि जैसे अभी हुदा साहब कह रहे हैं, तो एक नुस्खा आता है दवाओं से भरा हुआ और उसमें 2-3 एंटीबायोटिक्स भी लिखी होती हैं, 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन। तो अब जाहिर बात है यहाँ रोल तबीब का भी है और यहाँ रोल फार्मासिस्ट का भी है कि उसको चेक करें, वो बताए कि भाई ये दवा कौन सी देनी है, कितनी डोज देनी है, या आंखें बंद करके एक प्रिस्क्रिप्शन में 5 दवा से ज़्यादा अलाउ नहीं है। लेकिन आप देखें प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएँ बहुत लिखी हुई होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये होता है कि पहली बात तो ये डॉक्टर शुड बी क्वालिफाइड, पहले तो ये कहूँगा। जैसे आपके मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए हैं, ऐसे ही यहाँ इवन लो कि कराची तो बड़ा इंटरनेशनल शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें भी अभी तक यही हो रहा है कि कोई एक ऐसे ही गलियों में खोल के क्लिनिक्स बैठे हुए हैं। दे डोंट नो क्वैक्स हैं कराची में, बिल्कुल ऐसे 8000 क्वैक्स कराची में।
चाहे आप वो औरंगी ले लें, चाहे कोरंगी ले लें, लियाकताबाद ले लें, क्या कहेंगे आप मेमन गोट ले लें, आप लांडी ले लें, सही कह रहे हैं। और वो लोग एक अच्छे डॉक्टर से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन पकड़ेगा उनको? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द गवर्नमेंट। बिल्कुल एक अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर जैसा जिनकी इनका तजर्बा है, ये अपने हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स खोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ कंप्यूटर उनका कोएक्स है, बैठने में नहीं देगा वो। बिल्कुल, दे डोंट नो द इंडिकेशंस ऑफ द मेडिसिन, कंट्रो इंडिकेशंस उसके क्या हैं, किसी चीज़ का पता नहीं होता। वो इसी तरीके से देख के, और उनको कोई भी कराची इतने, जैसे मैंने बताया, अंदरूनी सिंध या अंदरूनी पंजाब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े, इतने बड़े शहरों में भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में देखते हैं, ऐसे पेशेंट को बुखार हुआ, चला गया, उसको गर्दन में दर्द था और उसमें जो ऑल द साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस आर प्रेजेंट इन दैट पेशेंट, बट वो डायग्नोस नहीं कर। अभी पोलियो वैक्सीन का एक सिलसिला शुरू हुआ कि पोलियो वैक्सीन में आपको पता होगा जो बातें हो रही हैं, बताइए आप उसमें। देखिए अब ये आपको मैं बताऊं, किसका किरदार है, कौन बताएगा? एक आम पब्लिक को जो कि जाहिल लोग हैं उनको कैसे बताया जाएगा भाई पोलियो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप बताइए। मैं आपको बताऊं कि ये जो पोलियो की वैक्सीन की जो मुहिम होती है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू होती है, चाहे लोकल हो चाहे सेंट्रल हो। अब उसमें जो बंदा डोर टू डोर जाकर के वैक्सीन पिला रहा है, इज सिंपल मैट्रिक पास, उसको कुछ पता ही नहीं। उसको ये बता दिया गया कि आपने इसको लेके जाना है कोल्ड स्टोरेज में। अब उसको चंद डलियां बर्फ़ की दे दी गई, डब्बे में रख करके ले जाओ, तो बर्फ़ पिघल गई। क्या कोल्ड स्टोरेज में वो दवा सेफ है? सेफ बिल्कुल क्या नहीं। कोल्ड स्टोरेज में दवा जो आई वो कितने देर तक पड़ी रही और कितने टेम्परेचर पे रही? पोलियो वैक्सीन का टेम्परेचर जो है 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अब वो जो सड़क लेके घूम रहा है, सुबह 8 बजे से चला है, शाम तक पानी हो गया, क्या वो पोलियो का वैक्सीन क्या कहेंगे लाइव है? आप क्या कहेंगे बताएं? बिल्कुल, उसकी वो वैक्सीन अगर आप किसी को पिलाएंगे तो क्या वो इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। पोलियो इसलिए फैल रहा है। इसी वजह से जितना काम हो रहा है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनमें प्रॉपर लोग प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, दैट्स वाई ये सारे प्रोग्राम फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा सारी दुनिया में मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल इतने बड़े प्रोजेक्ट फंडिंग हो रही है आपको बाहर से। जैसे आपने कहा कि मेडिसिन के बारे में कि इसी तरीके से सारा ये जो ना बिल्कुल ही प्रोग्राम्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई कि फेलियर, क्वालिफाइड लोग नहीं उसमें। लेकिन अब कोई तो आ गया है, कोई तो देखे कि हम जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसमें ये है कि हम तो सब लोग, जैसे मल्टीपल टॉक शोज़ होते रहते हैं, सब लोग बातें करते हैं, सब कम से कम हम ये कर सकते हैं, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो फेयर प्रैक्टिस करूँ। जैसे आपने बोला, डॉक्टर जाता है और उसके पास जो ना पूरा पर्चा दवाइयों का लिखा होता है इस तरीके से, बट ये है कि मैंने यही कहा कि क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टरों को महसूस किया, पेशेंट्स की तरफ से भी काफ़ी सारी ऐसी शिकायतें होती है। देखिए, एक मरीज़ को डायबिटीज़ भी है, एक मरीज़ को कार्डियक प्रॉब्लम भी है, एक मरीज़ आता है फीवर के साथ, ज़ाहिर है वो दिल की दवाइयाँ तो लेता रहेगा, डायबिटीज़ की भी दवाइयाँ लेता रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाएंगे उसमें 5 दवा से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में दवा नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप बोले दूसरे प्रिस्क्रिप्शन में लिखें, लेकिन देखा ये गया है कि एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे 12 दवाएं लिखी हुई हैं। अब ये बताइए क्या टाइम नहीं है उनके पास, लिख नहीं सकते? एक तो देखें, आप जिना हॉस्पिटल में जाएं, आप वैसे तो जो हमें प्रोफेशनली जो कम्युनिकेशन स्किल्स की एक ट्रेनिंग होती है, जिसमें देखा जाता है कि मरीज़ को ग्रीट करें, उसको आई टू आई कांटेक्ट करें, उसको लेके आएँ, फिर दरवाजे तक छोड़ के आएँ। इज़ इट पॉसिबल एक डॉक्टर जिना हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल किसी भी जगह पे बैठा हो जहाँ 100 लोगों की लाइन लगी हुई है, तो उसमें वो एक ये कर सके? नहीं, मुश्किल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो और डॉक्टर पे भी और बर्डन है, पॉपुलेशन का बर्डन है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर भी इंसान है, हमारी तरह आपकी तरह फार्मासिस्ट भी इंसान है। अगर उसको आप ओवर बर्डन कर देंगे तो उसकी अपनी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा बताइए डॉक्टर साहब कि फार्मासिस्ट का आप क्या समझते हैं, जो आपका तजुर्बा है, कि क्या रोल और होना चाहिए या इससे और ज़्यादा कुछ और कर सकता है फार्मासिस्ट? हेल्प कर सकता है फिजिशियन की, हेल्प कर सकता है ER के अंदर? मैं समझता हूँ कि एंटीटोड्स हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सी एंटी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसको उस फार्मेसी, सैटेलाइट फार्मेसी कहलाती है, जो ER के अंदर होती है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर ये दवाएं होनी चाहिए, जो कि बाज़ दफ़ा देखा गया नहीं होती। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मसला फिर वही आ गया कि तबीब कहाँ तक देखे और फार्मासिस्ट कहाँ तक रखे। अगर एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होगा तो वो पहले ये लिस्ट बनाएगा उन दवाओं की जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, बिल्कुल, ताकि रात के वक्त जो केसेस आते हैं स्कॉर्पियन बाइट्स के, वो उस पर यूज़ कर सके। आप कुछ कहना चाहिए? स्नेक वेनम है, स्कॉर्पियन बाइट से जिस तरह ये होना चाहिए कि इवन इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक मेडिकल स्टोर के अंदर, जो जिस वक्त भी
इमीडिएटली जो डॉक्टर को मेडिसिन हो वो अरेंज करके दे, वहाँ प्रोवाइड करे। उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे होते हैं, वो फार्मासिस्ट को भी काफ़ी, डॉक्टर को भी होती है, फार्मासिस्ट को भी इस बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। ड्रग इंटरेक्शन ये मिल के काम किया जा सकता है। समटाइम्स हम काफ़ी जगहों पे पॉइजनिंग इतने सारे होते हैं जो समटाइम्स याद नहीं होता हमें कि क्या वो फिर फार्मासिस्ट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है तो जिसमें दवाओं पर एक फार्मासिस्ट बैठा होता है, वो 24 आवर्स बता रहा होता है कि आप ये दवा नहीं है। वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम हिम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कुछ ऐसे ही आते क्या हैं आप लेते रहे, क्या आप हेल्प लेते रहे इस तरीके से? बिल्कुल लेते रहे हम। इसको कुछ काफ़ी सारे ऐसे पॉइजन्स होते हैं जिनके एंटीडोट हमें समटाइम्स याद नहीं होता। वी आर कॉलिंग इन दैट नंबर, उसके सारी वो इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और वो दवाई कितने डोज से दी जाए, वो हम प्रैक्टिस इमरजेंसी में वो रहती है हमारी। तो वैसे तो काफ़ी बड़ा रोल है जो है ना फार्मासिस्ट का। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? फार्मासिस्ट, मैंने जैसे पहले कहा कि कारपेंटर विदाउट हैमर एन इलेक्ट्रिशियन विदाउट द टेस्टर is like a pharmacy without hospital is nothing. And even a pharmacist in the hospital, he helps a doctor, consultants and the paramedical staffs कि वो एक तरह से एक स्पेशल टूल है। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक पेशेंट को कई डॉक्टर देख रहे होते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन से, उसको चेस्ट की प्रॉब्लम भी है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम भी है, उसकी हड्डी भी टूट गई है, तो 3 मुख्तलिफ कंसल्टेंट उसको देख रहे हैं, 3 मुख्तलिफ दवाएं लिख रहे हैं। अच्छा, एक कंसल्टेंट दूसरे कंसल्टेंट की ट्रीटमेंट नहीं देख रहा, रिजल्ट क्या आ रहा है कि उसको एक ही तरह के 3 ब्रांड के एक ही जेनरिक डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दिया। आपसे कौन चेक करेगा? अब यहाँ किसकी जिम्मेदारी? यहाँ जिम्मेदारी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, जो राउंड पे जा रहा है वो चेक कर रहा है। और हमने ऐसा किया है, कई बार ऐसे केसेस हमने पकड़े हैं और उसको हाईलाइट किया है, डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारी गलती है, आप एक ही दें, क्योंकि एक ही जेनरिक के 3 ब्रांड आप देखें क्या एंटागोनाइज कर देंगे, वो सब डिफ्यूज़ हो जाएंगे जाके बॉडी में, और रिसेप्टर्स उनको लेगा ही नहीं। तो जो आप दवा दे रहे हैं, एक तो एक्सपेंसिव मेडिसिन दे रहे हैं, ऊपर से पेशेंट के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान करेगा। जी नाज़रीन, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।